मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु सीख रहे हैं। उसमें हमने लास्ट टाइम एक नया टॉपिक कार्यशील पूंजी वो शुरू किया था कि यानी जब प्रश्न में आपको कार्यशील पूंजी दिया होगा तब आपको कैसे सवाल को हल करना है। और ये जो कार्यशील पूंजी वाला सवाल है ये बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आसान, लेकिन आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको मैं लास्ट वीडियो की याद दिला दूँ। सबसे पहले ये कार्यशील पूंजी क्या है। तो कार्यशील पूंजी अर्थात रोकड़ खाते की अंतिम शेष, यानी कार्यशील पूंजी अर्थात अगर सामान्य भाषा में कहे तो रोकड़ खाते का शेष आगे ले गए। जब प्रश्न में कार्यशील पूंजी दिया होगा तब अलग अलग मैंने आपको 2 नोट लिखवाया था, जिसमें पहले नोट का मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको लास्ट वीडियो में। आज हम दूसरे नोट का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले दोनों नोट को पढ़ लेते हैं। पहला मैंने नोट लिखवाया कि जब प्रश्न में कार्यशील पूंजी और पूंजी का अनुपात दिया हो, जब प्रश्न में कार्यशील पूंजी तो दिया ही हो, वो तो दिया, उसका ही हम टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कार्यशील पूंजी के साथ साथ पूंजी का अनुपात दिया हो तो सबसे पहले हम पक्की तलपट बंद करेंगे, फिर उसके बाद पूंजी खाता बंद करेंगे और फिर सबसे लास्ट में रोकड़ खाता बंद करेंगे। पुनः मूल्यांकन जैसे हम सबसे पहले बंद करते थे वो पहले ही बंद होगा, उसका यहाँ कुछ लेना देना नहीं। लेकिन दूसरा नोट इसका हमने सवाल, जो पहला नोट था उसका हमने सवाल कर लिया है क्वेश्चन नंबर 14 के रूप में। उसमें क्या दिया था कि कार्यशील पूंजी के रूप में 14,000 रहे और नई पीढ़ी में नई पूंजी उनके नए लाभ हानि के अनुपात में रहे। तो इसके लिए पहला नोट उस दिन काम आया था। और आज दूसरा नोट क्या है दोस्तों, जब प्रश्न में कार्यशील पूंजी और रोकड़ का अनुपात दिया हो तो सबसे पहले रोकड़ खाता बंद होगा, फिर पूंजी खाता और फिर पक्की तलपट। रोकड़ का अनुपात मतलब समान भाग में या 2:1 में रोकड़ लाते हैं, ऐसा लिखा होगा। तो पहले रोकड़ खाता बंद होगा, फिर पूंजी खाता बंद होगा और फिर पक्की तलपट बंद होगा। चलिए हम सवाल देखेंगे तो हमें ज़्यादा ख्याल आएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 271, पेज नंबर 271, क्वेश्चन नंबर 15। हमेशा की तरह आपके स्क्रीन पर ई, एफ और जी 4:3:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। साझेदार कौन है दोस्तों? ई, एफ, जी, जिनका प्रमाण है 4:3:3। आगे क्या लिखा हुआ है? ई तारीख 31/3/17 के दिन निवृत्त होता है और निवृत्ति की शर्तें निम्नानुसार थी। कौन निवृत्त हो रहा है दोस्तों? ई निवृत्त हो रहा है। तो मैं याद रखने के लिए थोड़ा सा कट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ई निवृत्त हो रहा है, पहला वाला साझेदार, ध्यान रखिएगा। पीछे पलटते हैं, पेज नंबर 272 पर आपको पक्की तलपट दिया हुआ है। पक्की तलपट में एक नज़र डालते हैं तो पूंजी दायित्व में पूंजी ई, एफ, जी का, फिर सामान्य नामत खाते, लेनदार, देनी हुंडी, संपत्ति लेना में आप देखेंगे तो ख्याति, जमीन मकान, फ्री होल्ड संपत्ति, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार और रोकड़। उसके बाद साझेदारी करार में हुए प्रावधान और साझेदारों ने निश्चित किए गए अनुसार साझेदार निवृत्त हो तब पहला, पेढ़ी की ख्याति 7,000 निश्चित करनी है। सबसे पहले ख्याति का ही मुद्दा आ गया दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि पेढ़ी की ख्याति में से किसकी ख्याति अलग करेंगे? निवृत्त साझेदार की ख्याति अलग करेंगे। निवृत्त साझेदार कौन है? ई। तो पेढ़ी की ख्याति 7,000 है तो ई की ख्याति कितनी होगी? तो 7,000 गुणे ई का भाग कितना है? 4/10। 7,000 गुणे 4/10 करेंगे दोस्तों तो 2800 आएगा। 7,000 गुणे 4/10 करेंगे तो कितना आएगा? 2800। ई को यह ख्याति कौन ला कर देगा? चालू साझेदार अपने लाभ के प्रमाण में ला कर देंगे, यानी एफ और जी अपने लाभ के प्रमाण में ला कर देंगे। लेकिन फिर से आज अच्छी बात क्या है कि नया प्रमाण नहीं दिया हुआ है, और नया प्रमाण नहीं देने से जो उनका पुराना प्रमाण है वही उनका नया प्रमाण भी कहलाएगा और लाभ का प्रमाण भी कहलाएगा। 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3:3। 3:3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 1:1, यानी समान भाग में ख्याति लाकर देंगे। समान भाग में ख्याति लाकर देंगे तो क्या रोज नामचा होगा? चालू साझेदार के पूंजी खाते उधार, मतलब एफ के पूंजी खाते उधार, जी के पूंजी खाते उधार और ई के पूंजी खाते जमा। ई के पूंजी खाते जमा कितना है? 2800। 2800 को समान भागों में बांटेंगे दोस्तों तो क्या होगा रोज नामचा? एफ के पूंजी खाते उधार, जी के पूंजी खाता उधार 1400 और ई के पूंजी खाते जमा 2800। अब मैं नहीं समझता कि इसको लिखना जरूरी है, इतना तो आप समझ गए होंगे।
दूसरा, जमीन मकान की कीमत 7,000 और फर्नीचर की कीमत 2,000 निश्चित हुई। पहले पूरा पढ़ ले रहे हैं तो लगा दीजिए जमीन मकान और फर्नीचर पे नंबर 2। तीसरा, स्टॉक 10% अधिक कीमत पर दर्शाया गया है। 10% अधिक गिनना नहीं है, अधिक दर्शाया गया है, यानी 110 की कीमत पर दर्शा दिया गया है। मतलब हमें क्या होगा, नुकसान होगा। स्टॉक कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो स्टॉक दिया हुआ है 6600, तो लिखेंगे 110 पर 6600, तो 100 पे कितना, 110 कहाँ से आ गया, तो माना कि वही कीमत या मूल कीमत 100 और हमने क्या कर दिया है 10% अधिक दर्शा दिया है, मतलब 100 के बदले कितना लिख दिया है 110। तो 110 के हिसाब से हमने कितना लिखा है 6600, तो लिखेंगे 110 पर 6600, तो 100 पे कितना। तो ऐसे करेंगे तो 6000 आएगा। सही कीमत उसकी, वही कीमत, सही कीमत जो भी कह सकते हैं आप, तो 6000 है और हमने लिखा है 6600, तो 600 का क्या होगा दोस्तों, नुकसान होगा। पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में आएगा और नई पक्की तलपट में स्टॉक जो 6600 लिखा है उसकी जगह 6000 आएगा। उसी में आगे लिखा है ई को 5000 तुरंत चुका देना है और बाकी की रकम लोन के रूप में रखना है। तो हम लोग पहले भी करते हैं, ई को जो भी ई का हिसाब होगा उसमें से रोकड़ 5000 चुका देंगे और बाकी जो बचेगा वो लोन के रूप में रखेंगे। रोकड़ का जो 5000 चुकाएंगे उसकी क्रॉस एंट्री रोकड़ खाते में होगा और लोन का जो बाकी रकम बचेगा उसकी क्रॉस एंट्री पूंजी दायित्व में लोन के रूप में लिखेंगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, एफ और जी। एफ और जी कौन है दोस्तों, चालू साझेदार। एफ और जी द्वारा ई को चुकाने के लिए, एफ और जी द्वारा ई को चुकाने के लिए और 2000 कार्यशील पूंजी, देखिए प्रश्न दोस्तों, प्रश्न में दिया हुआ है 2000 कार्यशील पूंजी के रूप में रोककर रखने के लिए समान भाग में आवश्यक रोककर लाते हैं। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, एफ और जी द्वारा ई को चुकाने के लिए और 2000 कार्यशील पूंजी के रूप में रोककर रखने के लिए समान भाग में आवश्यक रोककर लाते हैं। तो रोकड़ का अनुपात दिया है, समान भाग में क्या लाते हैं, पूंजी लाते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। समान भाग में क्या लाते हैं, रोकड़ लाते हैं। अगर पूंजी लाते हैं ऐसा लिखा होता तो पहले पक्की तलपट बंद होता, फिर पूंजी खाता और फिर रोकड़ खाता। लेकिन समान भाग में रोकड़ लाते हैं, यानी रोकड़ का अनुपात दिया है तो पहले रोकड़ खाता बंद होगा, फिर पूंजी खाता बंद होगा और फिर पक्की तलपट बंद होगा। आगे लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि समायोजन खाता मतलब पुनः मूल्यांकन खाते को ही हम दूसरा नाम होता है लाभ हानि समायोजन खाता, रोकड़ खाता, पूंजी खाता और नई पक्की तलपट बनाइए, ऐसा स्पष्ट लिखा है। खैर ये नहीं भी लिखा होता, सिर्फ इतना भी लिखा होता कि आवश्यक खाते बनाइए तो भी हम लोग कर लेते। चलिए अब आपके स्क्रीन पर से प्रश्न हट जाएगा। अब हम बारी बारी से फिर से सभी स्टेप को समझते हैं, अच्छी तरह से हल करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए। तो पूंजी खाते के जमा में पहले लिखते हैं, ई का है दोस्तों 8000, एफ का है 5000 और जी का है 2000। रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए 400 और खास बात है कि कार्यशील पूंजी यानी शेष आगे ले गए भी आपको दिया हुआ है समायोजन नंबर 4 में 2000। ओके, दूसरे स्टेप में दोस्तों हम क्या करते हैं, अनामत बांट देते हैं। तो अनामत में एक ही अनामत दिखाई दे रहा है, सामान्य अनामत, वो भी ऐसा नाम जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होता क्योंकि सामान्य अनामत में कभी कोई समायोजन नहीं होता। तो सामान्य अनामत पूंजी खाते के जमा में पुराने सभी साझेदारों के बीच उनके पुराने अनुपात में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो कितना दिया हुआ है सामान्य अनामत 2000, 2000 को आपको 4:3:3 में बांटना है, तो 800, 600, 600। तीसरा स्टेप, संपत्ति लेना में जाकर 3 नाम चेक करना आपको, ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च और लाभ हानि की उधार शेष। उसमें से एक नाम आपको दिखाई दे रहा है ख्याति, तो बस उसे अपलिखित कर देना है पुराने अनुपात में। तो ख्याति पूंजी खाते के उधार में लिखकर कितना दिया हुआ है 1000, तो 4:3:3 में करेंगे तो 400, 300, 300। तो दोस्तों ये आपका बेसिक 3 स्टेप पूरा हो गया। अब हम बारी बारी से समायोजन करते हैं। पहला समायोजन है पेढ़ी का कीमत 7000 निश्चित हुआ, तो मैंने आपको सिखाया कि 7000 में से हम किसकी ख्याति अलग करेंगे, तो एफ की ख्याति अलग करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी ई जो निवृत्त हो रहा है उसकी ख्याति अलग करेंगे। निवृत्त कौन हो रहा है, ई हो रहा है, तो ई की ख्याति जब हम अलग करेंगे तो 7000 गुणे ई का हिस्सा कितना है दोस्तों 4/10। तो कितना आया था 7000 गुणे 4/10 करने पर 2800, जिसे कौन ला कर देगा, एफ और जी चालू साझेदार ला कर देंगे। तो एफ के पूंजी खाते उधार, जी के पूंजी खाते उधार और ई के पूंजी खाते जमा। ई के पूंजी खाते जमा कितना होगा दोस्तों 2800। कैसे आया ये 2800, तो 7000 गुणे उसका हिस्सा है 4/10,
तो 7000 गुणे 4/10 करेंगे दोस्तों तो 2800 आएगा, जो चालू साझेदार अपने लाभ के प्रमाण में ला कर देंगे। लेकिन आज प्रश्न में आपको नया प्रमाण नहीं दिया है, तो ये पुराना वाला ही उनका नया प्रमाण और लाभ का प्रमाण कहलाएगा। 3:3 का मतलब क्या होगा दोस्तों? 1:1। तो 2800 को समान भागों में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा? 1400 और 1400। खतौनी कर देंगे, एफ और जी के पूंजी खाते के उधार में जाएंगे और नाम किसका लिखेंगे? ई का। ई के पूंजी खाते, जिसका नाम लिखा है उसके खाने में डैश, एफ के खाने में 1400 और जी के खाने में भी 1400। उसके बाद ई के जमा में जाएंगे और एफ और जी का नाम लिखेंगे। एफ के पूंजी खाते और जी के पूंजी खाते, एफ और जी के खाने में डैश, ई के खाने में 1400 1400। तो इस तरह से पहला समायोजन हो गया आपका। दूसरा, जमीन मकान की कीमत 7000 और फर्नीचर की कीमत 2000 निश्चित हुई, तो पहले पक्की तलपट के संपत्ति लेना में लिख देते हैं, बाद में हम तुलना करेंगे कि पहले कितना था। पहले हम नई कीमत लिख दे रहे हैं, जमीन मकान की नई कीमत 7000 है और फर्नीचर की नई कीमत 2000 है। अब हम तुलना करेंगे कि पहले कितना था। तो ज़मीन मकान पहले से था 6000, अब कितना हो गया है? 7000। तो हमें फ़ायदा हुआ है 1000 का, तो पुनः मूल्यांकन के जमा में लिखेंगे ज़मीन मकान 1000। डन। उसके बाद फर्नीचर पहले से था 3000 और अब हो गया है 2000, तो उसमें नुकसान हुआ है 1000 का, तो वो पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखेंगे फर्नीचर खाते। तो इस तरह से हमारा दूसरा समायोजन हो गया। तीसरा, स्टॉक 10% अधिक कीमत पर दर्शाया गया है। 10% अधिक नहीं है दोस्तों, 10% अधिक कीमत पर दर्शाया गया है। माना कि मूल कीमत 100 या बही कीमत 100, अधिक कितना अधिक दर्शाया गया है? 10%, यानी 100 + 10 110। तो 100 के बदले में हमने 110 पर दर्शा दिया, तो 110 के हिसाब से कितना दिया हुआ है आपके बुक में? 6600। तो ऐसे गणना करेंगे 110 पर 6600, तो 100 पे कितना? जब ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 6600 × 100 / 110, तो कितना आएगा? स्टॉक 6000। यानी रियल में स्टॉक 100 के हिसाब से 6000 होना चाहिए और हमने दर्शाया कितने पे है? 6600 पे। यानी हमें क्या होगा दोस्तों? नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा? 600 का नुकसान होगा, जो हम पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे। उसी में आगे लिखा है ई को 5000 तुरंत चुका देना है और बाकी की रकम लोन के रूप में रखना है। किसको? ई को। ई को चुका देना है तो क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते। ई के खाने में कितना? 5000 और इसकी क्रॉस एंट्री रोकड़ खाते के जमा में लिखेंगे ई के पूंजी खाते 5000 और बाकी की रकम लोन के रूप में रखना है। बाकी की रकम कैसे रखना है दोस्तों? लोन के रूप में, यानी ई की लोन क्वेश्चन मार्क। अब ई की लोन तो कैसे मिलेगा? जब हम ई का हिसाब करेंगे। तो ई का हिसाब करने से पहले हमें क्या बंद करना होगा? पुनः मूल्यांकन खाता बंद करना होगा। तो पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे तो उधार का ज़्यादा आ रहा है 1600, 1600 जमा में कम पड़ रहा है, तो जमा में कम पड़ेगा तो क्या कहलाएगा? हानि, जो हम पूंजी खाते ले जाएंगे। किसके किसके? तो तीनों साझेदार ई एफ जी। कितना कम पड़ रहा है दोस्तों? तो 600। 600 को पुराने अनुपात 4:3:3 में बांटेंगे तो 240, 180, 180। वहाँ पे जमा में आया तो यहाँ पे कहाँ आएगा दोस्तों? उधार में। पुनः मूल्यांकन पुस्तक में हानि। कितना कितना? 240, 180, 180। अब सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे? किसका खाता बंद करेंगे? जो साझेदार निवृत्त हो रहा है। निवृत्त कौन हो रहा है दोस्तों? तो ई निवृत्त हो रहा है, ई का हम खाता बंद करेंगे। तो मेरे पास सॉल्यूशन है, तो मैं खाता बंद कर दे रहा हूँ। ई का खाता बंद करेंगे दोस्तों तो 11600 आएगा। अब 11600 में से आपको क्या करना है दोस्तों? माइनस करना है। कितना कितना? 400, 5000 और 240। 400, 5000 और 240 माइनस करेंगे दोस्तों तो ई का जो लोन है वो आएगा 5960। मैंने क्वेश्चन मार्क करके लिखा है, थोड़ा छोटा लिखा है, जगह कम है, लेकिन आपको दिखाई देगा। ई की लोन क्वेश्चन मार्क। क्या कहा था? उसको 5000 तुरंत चुकाना है, जो हम चुका चुके हैं ऑलरेडी। 400 उसका ख्याति का अपलिखित हुआ और 240 जो पुनः मूल्यांकन का हानि हुआ। तो 11600 जो हिसाब हुआ है वो यहाँ पे हमने लिखा है। 11600 में से 400, 5000 और 240 माइनस करने के बाद कितना आया? 5960, जो हम कहाँ लिखेंगे? पूंजी दायित्व में। ई की लोन 5960।
अब दोस्तों हमारा एक लास्ट समायोजन क्या लिखा है कि एफ और जी द्वारा ई को चुकाने के लिए और 2000 कार्यशील पूंजी रखने के लिए, एफ और जी द्वारा क्या किया जा रहा है, दो काम किया जा रहा है। क्या क्या? ई को चुकाने के लिए, ई को चुकाने के लिए कितना? 5000, और कार्यशील पूंजी रखने के लिए, कार्यशील पूंजी कितना? 2000। समान भाग में क्या करते हैं वो लोग, रोक कर लाते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर उनको कितने का काम करना है? 7000 का काम करना है, लेकिन 7000 में से 400 पहले से है, तो एफ और जी को जो रोक कर लाना है एफ के पूंजी खाते। और मैंने कहा था आपको कि जब रोकड़ का प्रमाण दिया हो सबसे पहले कौन सा खाता बंद होगा? रोकड़ खाता बंद होगा। कैसे बंद कर रहे हैं तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। एफ और जी द्वारा, एफ और जी कौन है? चालू साझेदार, उनके द्वारा ई को चुकाने के लिए और 2000 कार्यशील पूंजी रखने के लिए, 5 और 2 7000 रखने के लिए क्या करते हैं वो लोग? समान भाग में आवश्यक रोकड़ लाते हैं। 7000 में से 400 क्या है? उनका पहले से शेष दिया हुआ है, यानी उनको कितना रोकड़ लाना पड़ेगा? 6600 लाना पड़ेगा, जो कौन से भाग में लाते हैं? समान भाग में लाते हैं। समान भाग में लाते हैं तो मतलब कितना कितना होगा? 3300। तो इस तरह से रोकड़ खाता बंद हो गया। अब इसकी क्रॉस एंट्री, यहाँ पूंजी लिखा हुआ है, किस साइड पे है ये? उधार साइड पे है, तो पूंजी के किस साइड पे आएगा? जमा साइड पे आएगा। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते कितना कितना, तो एफ में 3300 और जी में भी 3300। तो इस तरह से आप पूंजी खाता भी बंद हो गया। अब हम पूंजी खाता बारी बारी से बंद करेंगे। तो 8900 और 5900, वही हम यहाँ भी लिखेंगे 8900 और 5900। अब शेष निकाल देंगे, तो ई के खाने में डैश, 8900 में से ये सब माइनस करेंगे दोस्तों, तो 7020 और 5900 में से ये सब माइनस करेंगे तो 4020। अब ये पूंजी कहाँ लिखना है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। पूंजी दायित्व में पूंजी किसका किसका, तो ई तो निवृत्त हो गया है, तो एफ और जी का कितना कितना, तो 7020 और 4020 कितना होगा दोस्तों? 11040। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तो अब हम पक्की तल पर चेक करेंगे क्या क्या बाकी रह गया। तो पूंजी हम लोग लिख चुके हैं, सामान्य अनामत बांट चुके हैं, लेनदार और देनी हुंडी वैसे का वैसा। लेनदार है 8000 और देनी हुंडी है 2000। अब संपत्ति लेना में ख्याति हम अपलिखित कर चुके हैं, जमीन मकान लिख चुके हैं, फर्नीचर लिख चुके हैं। फ्री होल्ड संपत्ति, फ्री होल्ड संपत्ति का मतलब जो फ्री में मिलता है ऐसा मत समझ लीजिएगा दोस्तों कि हाँ फ्री होल्ड संपत्ति लिखा है मतलब जो हमें फ्री में मिला होगा ऐसी संपत्ति। फ्री होल्ड संपत्ति का मतलब होता है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई लोन ना हो, यानी लोन से मुक्त हो, फ्री हो लोन से, उसे हम कहते हैं फ्री होल्ड संपत्ति। खैर हमारे लिए संपत्ति है 3000, फर्नीचर ऑलरेडी हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, देनदार और देनदार कितना है दोस्तों, तो देनदार भी वैसे का वैसा 7000। रोकड़ की नई वाली शेष यानी जो कार्यशील पूंजी ये रहा 2000। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये सवाल पूरा हो गया। अब हम योग लिख देते हैं, दोनों साइड का योग करेंगे दोस्तों आप, तो 27000। तो ये दोस्तों कार्यशील पूंजी का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि थोड़े बहुत ये जो उन्होंने नोट लिखवाया है, इस नोट के अलावा इसमें कुछ भी नया टॉपिक नहीं, यहाँ तक कि आपको लाभ का प्रमाण भी निकालने की ज़रूरत नहीं है या इतना कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है, समायोजन भी 3-4 ही है। तो ये काफ़ी आसानी से आप सीख सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, बीच में हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बाकी था, वो मैंने जानबूझ के बाकी रखा था क्योंकि कार्यशील पूंजी, उसमें भी कार्यशील पूंजी से जुड़ा ही सवाल है, लेकिन डायरेक्ट कार्यशील पूंजी नहीं लिखा हुआ है, गुप्त रूप से लिखा हुआ है। तो पहले अगर मैं वो करवाता तो शायद आप नहीं समझ पाते, लेकिन अब हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कर लिया है, तो उसे भी आप क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप आसानी से समझ सकेंगे। और जैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा दोस्तों, हमारा इस चैप्टर के सभी लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद कुछ लोन वाले छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले इस वीक में मतलब हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा दोस्तों। फिर अगले वीक से हम लास्ट चैप्टर, पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन को सीखेंगे। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 15 है, इससे मिलता जुलता दोस्तों उदाहरण नंबर 23 है, वो चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।